नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप में से कई बच्चे एचएससी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था वो देकर आ चुके होंगे। सच है कि दिल तो दुखा है। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, जो ये एग्ज़ाम आया था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। जो एग्ज़ाम का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो कहता है किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है आपको ये बताना है। अब देखो, एक बात सुनो, अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करूं, यानी कि किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7, यानी कि एक ही संख्या के हम 1/5 भी निकाल रहे हैं और 1/7 भी निकाल रहे हैं। इसका मतलब वो संख्या 5 और 7 दोनों से भाग होने वाली है, या यूं कह लो कि वो संख्या किससे भाग होने वाली है, 35 से। एक संख्या का 1/5 है ना, और 1/7, यानी कि वो संख्या किससे भाग होने वाली है, इन दोनों के एलसीएम से 35 से भाग होने वाली है। या यूं समझ लो कि वो 5 से भी भाग होने वाली है और 7 से भी भाग होने वाली है। अगर आप देखो, ये सारी संख्याएं 5 से भाग होने वाली है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक संख्या है। देखो, 25 तो होता नहीं, 7 दूनी 14 और 14 का एक हाथ से बता 7, रिमाइंडर बचा 3, ये भी भाग नहीं होने वाला 7 से। 7 से कौन भाग होने वाला है, 175। तो आंसर क्या है, सीधा सीधा 175। अब जिनको ये समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं समझ आया उनको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा लेता हूँ। आपने सोचा कि कोई संख्या क्या है, x है। आपने उस संख्या का क्या निकाला, 1/5। वो संख्या आपने x मान ली, उसका 1/5 निकाला। और उसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या का 1/7, कौन ज्यादा है, 1/5 वाला, ये ज्यादा है ना। अगर ये ज्यादा है और दोनों को बराबर करना है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, है ना। अब आप क्या करेंगे, आपने लिखा x/5 माइनस x/7, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया 10। एलसीएम ले लिया, 5 और 7 35, 7x माइनस 5x बराबर 10, 7 में से 5 गए, 2x बराबर 35 बराबर 10। तो आपने लिखा आगे 10, 2x बराबर 350 और इसका आधा, 350 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 175। तो वो संख्या क्या थी, 175। क्योंकि एचएससी आपके पास टाइम है मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, बशर्ते आपको जीके वगैरह सब अच्छे से आती हो, तो इतना टाइम लगा सकते हैं। बट इससे बेटर तरीका था, इससे बेटर तरीका ये है, आपने देखा कि संख्या 5 से भी कट रही है और किससे भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, दोनों से कट रही है। इसका मतलब जो संख्या होगी वो 5 और 7 दोनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर वो विभाजित हो जाएगी, इनमें से एक ही संख्या है, कौन सी, 175। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अगर आपको समझ आ गया तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें वो कह रहा है, कहते हैं वह न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 392 को मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा और ये क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, 392 के मैं फैक्टर बना लूं, गुणनखंड बना लूं। अगर मैं इसके गुणनखंड बनाने लग गया तो आपको आते हैं ना, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 9 18 और 7 7 49, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर ये इसका वर्ग निकालना पड़ जाए मुझे, तो मुझे पता है 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि कंप्लीट वर्ग बनाने के लिए मुझे किस और की कमी है, 1 2 की और की कमी है। यानी कि 1 2 और मेरे को मिल गया तो इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। यानी कि किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा मुझे, संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करूंगा तब आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। यानी कि संख्या क्या है, 2। जब आप इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, छोटी से छोटी। यूँ तो बहुत संख्याएं होंगी, लेकिन उसने क्या पूछा है, न्यूनतम से न्यूनतम। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो 3rd क्वेश्चन की कैटेगरी के इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही डिस्कस किए थे और हमने वो क्वेश्चन भी किए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है
ऐसे छोटे से छोटे संख्या बतानी है जिसको 4, 6, 8 और 12 से भाग देने पर, 12 एक और संख्या है ना, हाँ, 16 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल जो है वो कितना बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। अब इसका तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपने क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या है हमारा, हम सबसे तरीका क्या है एलसीएम निकालने का, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 16, तो हमने 16 मान लिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 4 इसमें बन रहा है, 8 इसमें, 2 दूनी 4 भी बन रहा है, 8 भी बन रहा है और 16 भी बन रहा है। 12 बनाने के लिए 2 दूनी 4, 4 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 12 बन जाए, और 6 बनाने के लिए 6 तो ये बना पड़ा है, यानी कि 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 तिया 48, यानी कि वो संख्या क्या है 48 है। लेकिन ये जो 48 संख्या होगी ना, छोटी से छोटी, ये इन सबसे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि रिमाइंडर क्या बचे, 2 बचे। तो ऐसे केस में ये वाला पार्ट हमें और क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, और संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50। तो यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जिनको इनसे भाग किया जाए और शेषफल क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो वो क्या होगी 50। अगर वो शेषफल 4 बोलता, 4 तो बोल नहीं सकता क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं, 3 बोलता तो मैं 3 ऐड कर देता, 1 बोलता तो मैं 1 ऐड कर देता। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चनों का तरीका क्या होता है, जब शेषफल सबका एक कॉमन बचाना हो तो उनका एलसीएम ले लीजिए उन संख्याओं का, और जो शेषफल चाहिए रिमाइंडर उसे क्या कर दीजिए, सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। क्लियर है बात। चलो, आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हम उसे पढ़े हुए हैं करियर प्लेस एकेडमी में जो कि कुरुक्षेत्र में है, उसमें पढ़े हुए हैं, तो आपने ये 4th क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रिसेंटली कराया है, पेपर से 1-2 दिन पहले ही करवाया हुआ है। तो कहता है एक व्यापारी 105 रुपये, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। अब यानी कि अगर चीज़ मैंने 100% में खरीदी है और उसको बेचा है तो 9% का मुझे क्या हुआ, लॉस। यानी कि 9% का लॉस होने का मतलब मैंने उसको कितने परसेंट में बेचा है, 91 में, लेकिन मैंने बेचा कितना 105 रुपये में, यानी कि 91% की वैल्यू क्या है 105 रुपये, है ना। ऐसे केस में हम CP 100% मानते हैं, तो 9% का लॉस हुआ तो 91% में बेच दी। अब वो कहता है इसको कितने में बेचूं कि 130% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 130% का यानी कि 30% का लाभ होने का मतलब है 130% में बेचनी पड़ेगी चीज़ को, तो 130% की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो बड़ा आसान सा तरीका है, पहले मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका कराता हूँ, फिर मैं जिनको वो तरीका नहीं समझ आया, डिवाइड वगैरह में प्रॉब्लम है, उनको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दूंगा। अब देखिए, आपको पता है ये 7 से कटेगा, मुझे 13 बनाना है, 130 बनाना है परसेंटेज को, तो 7 से कर दूं भाग, 13 7 91 और 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, है ना। यानी कि 13% की वैल्यू 15 है। मुझे किसकी निकालनी है, 130 की। 130 लगाने के लिए यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ एक 0 लगाया तो एक 0 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ 30% का लाभ कमाने के लिए आपको उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 150 रुपये में। क्लियर। अब जिनको ये समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिनको ये समझ नहीं आया उनके लिए देखो, आप 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू 105 बटे में कितना, 91, है ना। और फिर आप 130% की वैल्यू निकालेंगे। 130% की निकालने के लिए एक को किससे गुना करना पड़ेगा 130 से, तो 130 से गुना कर दूं मैं इसको, 105 बटे में 91 गुना 130, तो आपको पता है 13 दायां 13 सत्ते और 7 से ही कटा, 7 कम 7 7 15 15 सत्ते 105 और ये कितना हो गया 150। यानी कि चीज़ कितने में बेची, 150 रुपये में। अगर कितना लाभ कमाना था, 30% का लाभ कमाना था, है ना। आसान, बहुत आसान है। और जो मेरे से अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं सेंटर पे करियर प्लेस एकेडमी पे, उनको याद ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर से 1-2 दिन पहले ही, मैंने क्लास में करवाया है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए बड़े सिंपल शब्दों में या लाइंस में मैं आपको समझाऊँ तो वो कहना चाह रहा है कि 5000 की अमाउंट है, वो आपने 4% पर ईयरली के हिसाब से भी दी और 4% के हिसाब से आपने उसको हाफ ईयरली भी दिया, और दोनों में जो टाइम रहा वो कितने का रहा, 1.5 साल का रहा। तो इतना आपको पता होगा कि जब कोई ईयरली दिया जा रहा है तो रेट क्या रहता है, सेम रहता है। 4% का मतलब हो गया 1/25, यानी कि 4/100 और 4/100 कट के कितना हो गया आपका 1/25। 4/100 है ना,
तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 1/25। और जब रेट हाफ ईयरली दिया जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा आपका 2%। 2% का मतलब हो गया 2/50, जो कि हो गया 2/100% है ना, 2/100 तो 1/50। जब ईयरली दिया जाएगा तो 1.5 साल रहेगा, लेकिन जब हाफ ईयरली दिया जाएगा तो कितने साल हो जाएंगे 3। 1.5 साल मतलब 6 महीने ना, तो 1.5 साल में कितने 6 महीने 3, तो कितना होगा आपका टाइम तब 3 इयर्स का होगा। अब देखो एक है 3 इयर्स, एक है 1.5 ईयर, तो ज़्यादा इंटरेस्ट किस में मिलेगा मुझे 3 ईयर वाले में, ठीक है। दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 5000 का वो हम कॉमन रख लेते हैं, उसको बार बार करने की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस पूछा जाए एक रख लो 5000, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे वो 3 ईयर वाला। 3 ईयर जो दिया गया वो हाफ ईयरली दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका 2%, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है वैसे, P1 + R डिवाइडेड बाई 100 टाइम, क्लियर है। तो हमारा जो R है वो है 1/50, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 1 + 1/50, तो ये कितना हो जाएगा 51/50, और ये कितनी बार आएगा 3 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, क्लियर है। माइनस, अब पहले साल तो पूरा दिया है, 1.5 साल का मतलब पहले साल तो पूरा 4% के हिसाब से गया होगा। 4% का मतलब है 1/25, और जब इसको यहाँ रखूंगा 1 + 1/25, तो एलसीएम 25 और 1 26/25, तो 26/25। लेकिन अगले साल जो दिया गया वो पूरे साल का नहीं, 1.5 साल का दिया गया, तो 1.5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ 2%, तो 2% का मतलब है 51/50। और बस अब हमको सॉल्व कर देना, जो आएगा आंसर वो हमारा होगा। देखो आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, 51/50, 51/50 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5000 गुना 51/50 गुना, अब ये तो कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये 25 है, ये 50 है, तो 25 और कॉमन ले लें, 1/25 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ठीक है। ये 50 था ना, ये बच गया 25 दूनी 50, और यानी कि 51 गुना 51 बाय में ये 2 बच गया ना, 25 कॉमन आ गया, 25 दूनी 50, यानी कि 2 और 50 कितने हो गए 100, माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ये दोनों भी कॉमन आ गए, तो कितना रह गया हमारे पास सिर्फ 26, क्लियर है बात। अब 51 को जब आप 51 से गुना करेंगे तो ये 5000, फिलहाल तो मैं लिखने के लिए, वैसे तो पेपर में आप इस कैलकुलेशन को और सिंपल तरीके से करेंगे जितना स्पीड से हो सके, तो 51 गुना 51 होता है आपका 2601 बाई में 100 माइनस 26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2600 हो गया, ये कितना रह गया 1, तो यानी कि 5000 गुना 51/50 गुना 1/25 गुना 1/100। बस अब सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करा हमने, 0 से कैंसिल कर दिया 0, 50 से ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 100 से नहीं काट रहा हूँ मैं, 100 से इसलिए नहीं काट रहा हूँ, ये 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 5 चौके 20, यानी कि 204/100, और जब इसको इससे भाग लगाऊंगा तो 2.04, यानी कि जो डिफरेंस आया वो कितना आया आपका 2.04, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है 2.04। होप आपको समझ आ गया होगा, ये वाला नहीं आया तो एक बार पीछे जाके दोबारा से देख लें, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो इससे भी आसान है। इतने आसान क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना मैथमेटिक्स के तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं इस बार। एक दो हो सकता है जो आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन से रिलेटेड, जो इसका 10th क्वेश्चन है उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल आई होगी, अदरवाइज मैथमेटिक्स बहुत आसान आया हुआ है, कोई ज़्यादा हाई फाई कंसेप्ट नहीं आए हुए, एडवांस मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आया सॉल्यूशन। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और वो ये क्वेश्चन है, वो कहता है 4 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना था 2:3। 4 साल पहले यानी कि 4 ईयर बिफोर 2:3 था, 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले -4, यानी कि अगर आज का रेशो जो भी होगा, आज की एज का रेशो जो भी होगा उससे 4 साल पहले क्या रहा होगा 2:3। और कहता है और 4 साल बाद, मतलब अब से 4 साल बाद 5:7 हो जाता है। 4 साल बाद यानी कि प्लस का 4 साल बाद कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो हमने क्या बताना है इसमें, हमने बताना है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपने ये वाली आयु ज्ञात करनी है, बाद में देखते हैं। अगर ये 2 साल का रहा होगा 4 साल पहले, देखो 4 साल यहाँ 4 साल यहाँ, यानी कि दोनों के बीच कितने साल हो गए 8 साल हो गए, है ना। इस
4 साल पहले यहाँ थी, 4 साल अब से ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साल हो गए आपके? 8 साल हो गए ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने साल हो गए? 8 ईयर हो गए, 8 साल हो गए। अब 8 साल हो गए, 8 साल में यानी कि रेशो भी क्या बढ़नी चाहिए? सेम बढ़नी चाहिए। अगर साल में बढ़ा है तो रेशो भी सेम, लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है? वो 3, 2 से 3 हुआ, 2 में 3 बढ़े तो 5 हुआ, और 3 में 4 जोड़े तो कितना हो गया? 7। रेशो में सेम नहीं आ रहा, जबकि ईयर क्या है दोनों के लिए? अगर ये 8 साल बढ़ा है एज में, तो ये भी, इसकी भी एज कितनी बड़ी होगी? 8 साल बड़ी होगी, लेकिन रेशो सेम नहीं बढ़ रही। अब रेशो सेम बढ़ाने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है, वो कंसेप्ट ये है, आप इन दोनों का गैप देखते हैं। इन दोनों का गैप कितना है? 2 का। इन दोनों का गैप कितना है? 1 का। उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम उल्टा मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने किया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 कम 5 और 7 कम 7। तो यहाँ भी 1 साल बढ़ा, यहाँ भी 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट का मतलब कितना है? 8 साल बढ़ना। कितना बढ़ना? 8 साल बढ़ना, है ना। 1 यूनिट का मतलब 8 ईयर का इंक्रीमेंट। ये 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा। ये 6 से 7 हो गया, 1 यूनिट बना। दोनों तरफ बराबर बराबर यूनिट बढ़े, और वो ईयर में कितने कितने बढ़े हैं? दोनों इक्वल में 8-8 साल बढ़े, यानी कि 1 की वैल्यू 8। तो 4 साल पहले 8 चौके 32 साल का होगा, और 8 छक्के 48। ये वर्तमान से 4 साल पहले का है। तो आज कितना होगा? अगर मैं 4 साल पहले आज 4 साल पहले मान लीजिए मैं 26 का रहूँगा, तो आज कितने का हूँगा मैं? 30 साल का। 26, 4 साल जोड़ दोगे। ये 4 साल पहले 32 का था, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 32 और 4 36, और ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 8,052 साल का, यानी कि 36 साल और 52 साल। ठीक है, 36 और 52। तो उनकी वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 36 साल और 52 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमने सिंपल क्या किया है? रेशो किया है। मैं एक बार और समझा दूं, अगर ये वाला क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से अब आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो पहले रेशो थी आपकी 2:3, वो हो गई 5:7। 4 साल यहाँ, ये 4 साल पीछे की, ये 4 साल बाद की आज से, तो टोटल कितने साल बढ़े वो दोनों? 8 साल। यानी कि इनका एज का गैप, मतलब यहाँ से यहाँ ये 8 साल बढ़े, ये भी 8 साल बढ़ा है, दोनों बराबर बढ़े। लेकिन रेशो में बराबर नहीं है। रेशो बराबर करने के लिए क्या देखना पड़ता है? इसका गैप 2 का, इसका 1 का। ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 7, यानी कि 1 ये बढ़ा, 1 ये बढ़ा। लेकिन इस 1 बढ़ने की वैल्यू क्या है? 8 साल। तो 8 चौके 32, 8 छक्के 48, है ना। तो ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 36 साल का, और ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 52 साल का। क्लियर है बात? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी भी नहीं समझ आया तो पीछे जाके एक बार देख लीजिए, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे रेशो में मैंने आपको कंसेप्ट करवाए हुए हैं जब इक्वल करने हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष है, 6 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि 5 पुरुषों ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? इतना। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2, और वो 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 6। यानी कि 2 लोग एक दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं, तो 3 दिन में कितने पेड़ लग जाएंगे आपके? 6 पेड़ लग जाएंगे। तो मेन और डेज टोटल वर्क। आगे क्या कह रहा है वो? जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 10 महिलाएं, वही काम है, 10 वुमेन कितने दिन में कर देती हैं? 6 डेज में। दोनों का काम क्या है? सेम है। अब हमें बताना क्या है? वो कह रहा है तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं दिया हुआ है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो 5 दिन में था ना, ये 6 दिन नहीं था, ये 5 दिन था ना। हाँ 5 दिन, 10 मेल है, 5 दिन में कर सकते हैं। तो 5 से हमारा कट गया 5, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो 3m इक्वल टू 5 वुमेन। मैन, तो मैन वुमेन का रेशो आ गया 5:3, यानी कि आदमी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और एक औरत कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर रही है? 3। अब टोटल काम निकाल लेते हैं, चाहे वो इस वाले से निकाल लो, चाहे वो इस वाले से निकाल लो। तो 10 गुना वुमेन, एक वुमेन कितना कर रही है? 3 गुना 5, 5 से 15 गुना 10, यानी कि जो टोटल काम था वो कितना था? 150 का था। यानी कि 150 पेड़ लगाने थे, 150 ईंटें थी, 150 पेज लिखने थे, तो 150 काम करना था हमने। अब 150 काम इन लोगों ने किया। एक औरत एक दिन में 3 काम कर रही है, तो 5 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। यानी कि वो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 30। अगर 150 पेड़ लगाने थे, तो ये लोग एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं?
30। 150 पेड़ लगाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 150 डिवाइडेड बाय में 30, 0 3 पंजे 15, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना है? 5 डेज। और अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है। क्लियर है बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 पे पहुंच गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं। एक ट्रेन है 100 मीटर की, ठीक है। किस स्पीड से चल रही है वो? 30 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और वो पूछ रहा है कि वो एक आदमी को क्रॉस करने में कितने सेकंड लगाएंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सेकंड दिए हुए हैं तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे पहले, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। तो अगर मैं 6 × 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब आपको पता है जब वो एक आदमी को क्रॉस करता है तो आदमी को क्रॉस करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है समय निकालने के लिए, वो ये लगता है ट्रेन की लेंथ, यानी कि ट्रेन की लंबाई डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन की गति, यानी कि ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति दोनों सेम कर देना हमने एक बार तो, क्योंकि सेकंड में निकालना था तो बड़ा आसान है। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 की। स्पीड क्या है? गति क्या है? 25/3, तो 25/3 यहाँ बाएं में आएगा तो वो घूम के कहाँ चला जाएगा? यहाँ, है ना। 25 चौके 100 और 4 × 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड लगेंगे उसको किसको क्रॉस करने में? उस आदमी को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगेंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको समझ आ चुका है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कहते हैं ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये। अब देखो दो लोगों की अगर औसत निकालनी है, दोनों की एज की, अगर मैंने एज नहीं, यहाँ पे आय की, मासिक आय की जो औसत है तो कैसे आई होगी? यानी कि ए और बी की जो आय होगी वो जुड़ी होंगी और डिवाइडेड बाय 2 हुई होंगी, है ना। औसत ऐसे निकले होंगी और हमने उस कितनी देर की औसत हमें 14,000 दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, उन दोनों की आय का, एज आय नहीं, हाँ आय का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? इसका डबल, 14 दूनी 28,000। समझ आ गया ना। अगर मैं कह रहा हूं उनका औसत आय कितनी है? 14,000, तो उनकी आय का योग कितना होगा? 28। अब औसत दो की कैसे निकलती है? दोनों को जोड़ा डिवाइडेड बाई 2 करा, यानी कि जो भी उनका औसत आएगा वो उन दोनों की आय का आधा आएगा। तो अगर मैंने आय का जोड़ निकालना तो क्या होगा? डबल होगा। अब मैं बाकी में ये नहीं लगाऊंगा, मैं बाकी अमाउंट पर सीधा सीधा क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। और आपको पता है डबल का मतलब है, अगला जो क्वेश्चन है वो है बी और सी का। जो औसत आय है, मासिक आय, औसत मासिक आय है ए और सी की 15,600 है, और अगले वालों की जो है वो 14,400 है। ए, बी और सी और ए और सी की यह औसत है 15,600। तो आय जो होगी उसकी डबल होगी, तो 0 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 और 31, 200। ए और सी इसका डबल 0 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। इन सब का टोटल कर लें, टोटल कर लेते हैं तो 0 0 8 और 2 10, 1 8 16 17 और 1 18, 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 8800। इनकी आय का क्या आ गया? टोटल आ गया। और आय का अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार ही क्या? सी, यानी कि डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनकी आय का जो डबल है, इन तीनों की आय का जोड़ का जो डबल है वो 8800 है। डबल है ये, उनकी आय का डबल है। तो अगर डबल ये 88 है तो उनका जो सिंगल होगा, नॉर्मल जो एडिशन होगा कितना होगा? 44,000। डबल अगर 88 है तो जो नॉर्मल होगा, सिंगल होगा, वो कितना होगा? इसका हाफ होगा, 44 होगा। अब ये निकल गया। अब आपको निकालने को पूछा हुआ है उसने उस क्वेश्चन में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो कह रहा है कि सी की मासिक आय बतानी है आपने। अब सी की मासिक आय बताने के लिए आपको ए और बी की मासिक आय पता होनी चाहिए, और ए और बी की मासिक आय आपकी 28,000 है। तो 44,000 में से 28,000 आपके अगर चले जाएं तो
14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 16,000 जो है वो सी की आय है, मासिक आय। क्लियर है। औसत दी हुई थी ए बी की 14 थी, तो उनका जोड़ कितना होगा आय का 28, डबल इसके 15,600 सी, डबल 3 31,200, 14,400 थी तो इसका डबल 28,800, इन सब का टोटल किया 88,000। 88,000 इनकी आय का डबल है, तो इनकी सिंगल आय का जोड़ कितना हो गया 44। अब आपको सी की निकालनी है, तो ए और बी की आपको पता है कितनी 28,000 है, तो 28,000 इसमें से मैं घटा दूंगा तो किसकी आ जाएगी सी की, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 16,000। क्लियर है बात। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को क्या आई है, दिक्कत आई है। मतलब अगर आप ठीक है नॉर्मल मैथ भी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड भी कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। जिन्होंने लेकिन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन नहीं की, तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, मुश्किल था। देखा जाए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मुश्किल था, वो भी इसलिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, अदरवाइज ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, वो कहता है शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई, शंक्वाकार मतलब शंकु कैसा होता है, अगर आपका मैं बनाऊं तो शंकु है ये आपका शंकु हो गया। इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 60 दे रखी है ना, 60 दी हुई है। और इसका जो व्यास है, व्यास मतलब ये पूरा का पूरा, यानी कि डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया आपको 64 सेंटीमीटर है ना, ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब 60 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर आपको दिए हुए हैं, और अगर मैं इसका डायमीटर 64 है, ये पूरा का पूरा 64 है, तो जो रेडियस होता है वो हाफ होता है डायमीटर का, तो जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब उसने कहा हुआ है कि इसका जो पृष्ठीय त्रियक पृष्ठीय को 35 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से रंगने का खर्च बताना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये टेंट लगेगा या कोई भी एक ये टैंक है, तो इसका बेस में नहीं लगेगा, यानी कि सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट जो है, जो ये शंकु का ऊपर वाला पार्ट है, जो शंकु का है, मान लीजिए इसको मैं ऐसा रखता हूँ, तो ये बेस वाला पार्ट में नहीं रंगा जाएगा, इसके जो ये बाहर वाला पार्ट है सिर्फ उसको रंगा जा रहा है। और उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है आपका 35 रुपये। तो सबसे पहले हमें ये पूरा मीटर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये दिए मैं सेंटीमीटर में, यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारा उसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से। कितने से डिवाइड कर देंगे 10,000 से। जब भी इसे मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10,000 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। क्लियर है बात, चलो बढ़िया बात है। अब हमने एल निकालना है। एल क्या होता है, ये आपका एल होता है, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। एल क्या होता है आपका त्रियक ऊंचाई या स्लाइंट हाइट, ठीक है। अब ये निकालने के लिए इसमें लगती है पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब है 60 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर। 60 का 36 और 32 को 32 का मतलब 2 की पावर 10 है ना, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10 होता है 1024 बराबर एल का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके 2 4 6 3 और 1 4 एल का स्क्वायर। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एल बराबर आ जाएगा आपका 4624 आता है आपका 6 जगह 36 8 68 68 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। एल निकल गया हमारे पास। अब बड़ा आसान हो गया। पाई का मतलब होता है 22/7। आर हमारा है कितना, आर दिया हुआ हमें 32 गुना एल जो है वो है हमारा 68। और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और हमें मीटर की वैल्यू दी हुई है कि 1 मीटर स्क्वायर का रंगने का खर्चा 35 रुपये है, तो ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 10,000 से ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर का अगर 35 रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा 35। बस अब कैंसिल कर देंगे, 7 पंजे 35 और मैं इस 0 से नहीं काटूंगा क्योंकि मेरे को डिवाइड करना आसान रह जाएगा। इसके आगे सीधा 0 लगा दूंगा मैं, मतलब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3 4 अगर डिवाइड होने वाला ना हुआ ये तो ठीक है। गुना करते हैं, 5 को 22 से गुना किया तो 0 5 110 आ गया गुना। अब 32 को 68 से कर लेते हैं, तो 32 को 68 से गुना किया, 8 दूनी 16 1 8 थे 24 और 1 25 256 गुना 6 दूनी 12 1 6 थे 18 और 1 19 तो ये आ गया 7 6 9 और 2 1 और 1 21 76 21 76। अब 21 76 को 11 से गुना करना है तो आपको पता है आसान तरीका 21 76 ऐसे कर दो, 6 6 12 1 13 का 3 1 7 8 और 1 9 2 और 1 3
यानी कि आ गया 23936 डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4, 4 के बाद आप पॉइंट लग जाएगा तो 1 2 3 4 कुछ गड़बड़, अच्छा 110 है ना, तो एक जीरो भी तो आएगी इसकी, एक जीरो इसकी भी आएगी, तो अब लग जाएगा 0 से 0 काट दे तो 3 के बाद 1 2 3, यानी कि 23.94, 6 हटेगा तो ये क्या कितना हो जाएगा 4, यानी कि 23.94, और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो है 23.94। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। पेपर जो आया हुआ था बहुत आसान आया हुआ था, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती है तो ये 10 के 10 नंबर आपके फ्री के थे। और अगर आप चाहते हैं कि और एग्ज़ाम में मतलब आप आसानी से कर सकें तो इस चैनल को फॉलो करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको मैथ की ऐसे एग्जाम के क्वेश्चन जो इतने आसान आ रही है और भी हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर लें। यहाँ आपको हर तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लेना ताकि उन्हें भी HSC एग्ज़ाम का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व कर ले और आगे के लिए और अच्छे से उनको भी पता चल जाए कि केशव मैथ टीचर चैनल भी कोई है, ताकि वो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या मैथमेटिक्स उनको भी ईजी लगने लगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।